विप्रे गौरा स्मृता षोडा बाहुजे पीतवर्णका वैश्ये कृष्णा पादजाते यथवा यत्र या भवेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। आज आप लोगों से चर्चा करूंगा। मैंने यहाँ पे कोई बोर्ड पे लिखा नहीं है, पर आप अपने लग्न चक्र को अपने पास रख लीजिए। उसी के सिद्धांत को नवांश चक्र भी अगर आपके सामने है तो निश्चित रूप से दोनों ही लग्न चक्र और नवांश चक्र सामने रख लेना चाहिए। मैं जो आज आपसे सिद्धांत पे चर्चा करने वाला हूँ ये बड़ा ही विस्तृत है और मैंने इस पे एक नहीं बहुत कार्यक्रम बनाए हैं जो चंद्रमा को लेकर के है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह जो माने गए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इसमें से आपकी कुंडली में कितने ही महान राजयोग क्यों न बने हों, गजकेसरी बने हों, अनफा सुनफा दुर्लभ, जितने भी दुर्धरा, जितने राजयोग बने हों, दुर्लभ से दुर्लभ राजयोग बने हों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के पास बल नहीं है तो वो राजयोग कमजोर हो जाता है और व्यक्ति को दारिद्र्य दिखा देता है। शास्त्रकार यहाँ तक वाराहमिहिर आचार्य ने ये तक कहा है कि आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभा शुभानि। इसका अर्थ होता है सारे ग्रहों का जो फलाफल है वो चंद्रमा के ऊपर आश्रित होता है ना। जितने भी शुभ ग्रह हैं, जितने भी पापक ग्रह हैं, उनका बल चंद्रमा का मुंह ताकता है। क्या ताकता है? मुंह ताकता है कि मैं फल करूं तो चंद्रदेव कहते हैं हाँ फल करो। तब चंद्रमा से आज्ञा प्राप्त करके ये जितने भी ग्रह हैं वो अपना शुभ या अशुभ परिणाम करते हैं। ये तो एक बात अलग की हो गई। पर बात इसमें ये आती है कि जैसे किसी भी जातक की कुंडली में, मान लीजिए कोई भी जातक है, उसकी कुंडली में किमद्रुम योग, यही आज के विषय का मुख्य जो है वो कार्यक्रम का मुख्य विषय है कि किमद्रुम योग कब बनता है। इस पर मैंने पूर्व में बहुत एक पूर्ण रूपेण कार्यक्रम बनाया था, पर फिर सोचा इसको और से ज़्यादा रिपीट कर दूं कि आप लोग बिल्कुल ही इसको एकदम बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाए कि ये निश्चित रूप से कितना कारगर है। कोई भी व्यक्ति दरिद्र घर में भी जन्म लेकर के बहुत सुखी हो जाता है और कई बार आपने उसे देखा कि वो सुखी हुआ और फिर अपने जीवन की एक दशा ऐसी आई जहां वो फिर से वापस उसी दारिद्र्य को प्राप्त कर जाता है, या उसके जीवन की सफलता उसको सिद्ध करने में बड़ी कसौटी पे कसना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये सब चंद्रमा ही होते हैं। मैंने बात कही थी मनस्तु हितगु, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया। मन का जो हित करे वो चंद्रमा है। मन अहित है, मन आपके वश में नहीं है, मन पे आपका नियंत्रण नहीं है, तो आप स्वयं के हाथे दरिद्र होंगे। स्वयं ही से आपके कृत्य आपसे गलत निर्णय करवाएगा और आप दारिद्र्य प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर मन नियंत्रित है ना, बुद्धि नियंत्रित है, चित्त चंचल नहीं है, अपवित्र नहीं है, तो आप जो है वो मलिन हो जाएंगे, गंदा वस्त्र धारण करेंगे, शुद्ध अवस्था का पालन नहीं करेंगे, शुचिता का पालन नहीं करेंगे, गंदे मैले कचैले ऐसे ही रहेंगे, या फिर आपके मित्र गलत होंगे, आपके निर्णय गलत होंगे। तो ये सब इसके दुष्परिणाम होते हैं। किसके? किमद्रुम योग के, किमद्रुम दोष के। तो ये कब बनता है बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपकी ये कुंडली है, लग्न कुंडली है, या तो ये नवमांश कुंडली है। इसमें अगर चंद्रमा जहां भी बैठे हैं वो केंद्र से बाहर हैं, मान लीजिए लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम ये केंद्र भाव है, तो चंद्रमा इस भाव से बाहर कहीं बैठे हों, मान लीजिए मैं यहां बिठा देता हूं, उदाहरण देखिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में ये यहां बैठ गए, चंद्रमा को यहां मैंने बिठा दिया और इसके ठीक पीछे कोई ग्रह नहीं है और इसके ठीक आगे कोई ग्रह नहीं है। अब एक प्रश्न यहां ये उठता है कि कोई भी ग्रह नहीं है तो यहां क्या राहु हैं, या यहां सूर्य हैं, या यहां केतु हैं, या यहां राहु हैं, तो क्या ये माना जाएगा? तो अगर चंद्रमा के ठीक पीछे सूर्य हैं और चंद्रमा के ठीक आगे सूर्य हैं, या राहु हैं, या केतु हैं, तो भी ये किमद्रुम दोष माना जाएगा। सूर्य के अतिरिक्त
जो कोई ग्रह, अगर मान लीजिए सूर्य है यहां तो किमद्रुम दोष होगा, सूर्य यहां है तो भी किमद्रुम दोष माना जाएगा। सूर्य किमद्रुम दोष हटाने के भागी नहीं होते। चंद्रमा के पीछे कोई अन्य ग्रह नहीं है सूर्य के अतिरिक्त, चंद्रमा के आगे कोई अन्य ग्रह नहीं है सूर्य राहु केतु के अतिरिक्त, तो वो किमद्रुम दोष होगा। मतलब आप लोग यहां तक समझ गए। दूसरी बात कि अगर ये ग्रह, इसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तो भी किमद्रुम दोष होगा। प्रधानतया कि अगर चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तो किमद्रुम दोष बनेगा। यहां भी रिक्त है, यहां भी रिक्त है। इससे पूर्व में मैंने बात कही कि राहु केतु और सूर्य हैं, राहु केतु और सूर्य हैं तो भी किमद्रुम दोष बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे गुरु शुक्र बुध आदि ग्रह हैं, शनि है, यहां पे भी गुरु शुक्र बुध और शनि मंगल है, तो ये किमद्रुम दोष नहीं होगा। अगर उसके पीछे या आगे ऐसे ग्रह हैं तो। अब बात आती है कि अगर यही स्थिति, अब ये किमद्रुम दोष कितना बलवान है, वो व्यक्ति को कितना नीचे लेके जाएगा, अपने जीवन में कितना ऊंचा उठा एक दशा में और फिर वो नीचे जाएगा, या प्राप्त होने के बाद भी वो सारी सुविधाएं होने के बावजूद व्यक्ति कितना मन से दुखी है। सुख तो वस्तुतः मन ही करता है ना प्राप्त, मन ही को, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्ष काली सूत्र जो सिद्धांत है। तो क्या बात कही कि मन ही तो समस्त दुखों और सुखों का कारण है, वही तो उसको प्राप्त है ना कि मैं अत्यंत दुख में हूं पर फिर भी कितना अपने आप को सुखी बना रहा हूं, मैं अत्यंत सुख में हूं पर फिर भी मुझे उसका भान कितना है। तो ये मन के कारक जो चंद्रमा हैं, ये वस्तुतः उसको कितना अमीर और कितना गरीब बनाएंगे। और चूंकि मैंने इस चंद्रमा पे कार्यक्रम बना के बात कही थी कि जो हमारे जो रसोई घर में जो गैस आजकल जल रहे हैं, तो उसका जो रेगुलेटर है, तो उसको क्या करते हैं आप, कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं। तो गैस का जो फ्लो होता है वो कभी तीव्र हो जाता है, कभी मंद हो जाता है। तो ये चंद्रमा जो होते हैं ना, ये हमारे धन के लाने के कारक भी हैं। ये यही निर्धारित करते हैं कि देखो तुम्हारे जीवन में एक बार धन खूब आएगा, एक बार धन कम आएगा, एक बार धन बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब वो रीस रीस करके धीरे धीरे आएगा। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में किमद्रुम दोष होता है ना, वो इसी के कारण उसके जीवन में धन एक सा नहीं आता है, कम आता है, कभी ज़्यादा कभी तीव्र। इतना ही नहीं, उसकी दिनचर्या भी एक सी नहीं रहती है। वो कभी 10 घंटे पढ़ेगा, कभी 2 घंटे, कभी 5 घंटे, लगातार 10 दिन पढ़ेगा, 11वें दिन कोई ना कोई घर पे काम आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, कमजोरी आ जाए, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये चंद्रमा ही इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। इसका कारण क्या है, मैंने इस पे पूर्व में भी एक कार्यक्रम बनाया था, बहुत कार्यक्रम बनाया मैंने, सब टोटल। उसमें एक बात कही थी कि चंद्रमा से वर्तमान का विचार किया जाता है, सूर्य से भविष्य का विचार किया जाता है और राहु से भूतकाल का विचार किया जाता है। तो चूंकि आपकी कुंडली के अगर चंद्रमा ही असंतुलित हैं, इसका अर्थ है कि आपका वर्तमान असंतुलित है। और चूंकि अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा असंतुलित नहीं है, वो बेहतरीन है, मजबूत है, तो आपका भविष्य भी सुरक्षित है, क्योंकि आज आपने मेहनत कर लिया तो कल आपने परिणाम प्राप्त कर लिया। तो भगवान, मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा था कि वस्तुतः जिस व्यक्ति की कुंडली में ये किमद्रुम दोष बन जाता है, और यही स्थिति अगर सेम स्थिति या नवांश चक्र में भी अगर चंद्रमा केंद्र में नहीं बैठ रहे हैं और उनके भी वहां पे आगे पीछे कोई ग्रह नहीं बन रहा है, अगर सूर्य वहां भी हैं आगे और पीछे राहु केतु हैं, तो भी वहां किमद्रुम दोष माना जाएगा, वो किमद्रुम दोष होगा। तो ये कहेंगे कि लग्न कुंडली में भी किमद्रुम दोष बन गया और नवांश चक्र में भी किमद्रुम दोष बन गया। इस वजह से उस व्यक्ति के जीवन में अब उसको ये बात समझनी होगी कि बाबू रे, मुझे बड़ा सावधान होकर निर्णय लेना है, बड़ी सावधानी से मुझे मित्रता करनी है, बहुत सावधानी से मुझे व्यापार में जाना है, बहुत सावधानी से मुझे मेरा मन नियंत्रित करना है, नहीं तो ये परेशानियों का घर बना देगा। एक बात और है कि अब इसको ये कैसे जानेंगे उसका कि ये किमद्रुम दोष जो है वो भंग हो रहा है या वो नहीं बन रहा है या वो उतना मजबूत नहीं बन रहा है कि हमें बिल्कुल ही दारिद्र्य दिखा दे। तो मान लीजिए लग्न कुंडली में चंद्रमा जो है वो केंद्र से बाहर बैठे और उनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं, तो किमद्रुम दोष तो बन गया। लेकिन नवांश चक्र में जब आप जा रहे हैं तो आपके चंद्रमा लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम में बैठ रहे हैं, तो इससे ये बात रहेगी कि चलो लग्न कुंडली में जो किमद्रुम दोष बना था वो नवांश चक्र में आकर के भंग हो गया, या उसकी तीव्रता जो दारिद्र देने की थी वो कम हो गई। मतलब वो एक अच्छा साइन है उस जातक के लिए जिसकी कुंडली में ये किमद्रुम दोष लग्न चक्र में बन रहा था। इसके परिहार के स्वरूप दूसरे शास्त्रकार ने यह भी बात कही
कि अगर मान लीजिए इस चंद्रमा से केंद्र में अगर कोई ग्रह बैठ गया लग्न चक्र में भी, या यहां बैठ गया या यहां बैठ गया, मान लीजिए इससे केंद्र में, तो दशम या चतुर्थ, तो काफी हद तक ये जो केमद्रुम दोष होगा ये उसकी निम्नता हो जाएगी, या फिर वो निम्न हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहां भी कोई ग्रह नहीं है और यहां भी कोई ग्रह नहीं है, तब तो ये प्रबल केमद्रुम दोष बनेंगे और ये जातक को दारिद्र दिखा ही देते हैं, भयंकर कष्ट देते हैं। उसका काम नहीं होगा, मन मलिन रहेगा, दुखी रहेगा, आत्मा अतृप्त रहेगी, नींद अच्छी नहीं आती है, माता का सुख वंचित होता है, इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं बना पाता है, अपना चिंतन ऊंचा उठा नहीं पाता है। लेकिन कब केमद्रुम दोष नहीं माना जाएगा? जब इसी चंद्रमा के केंद्र में यहां कोई ग्रह हो, यहां कोई ग्रह हो, या यही चंद्रमा केंद्र में बैठे हो और इससे केंद्र में यहां पे कोई ग्रह बैठे हो, तो ये कल्पद्रुम नामक राजयोग बन जाता है। क्या बन जाता है? कल्पद्रुम नामक राजयोग बन जाता है। चंद्रमा यहां बैठे हैं, जैसे मेरी खुद की कुंडली धनु लग्न की कुंडली है, यहां पे शनि बैठे हैं और यहां चंद्रमा बैठे हैं कन्या राशि में, यहीं पे गुरु बैठे हैं, तो शनि की भी दृष्टि यहां से प्राप्त हो गई, और राहु मेरी कुंडली में यहां बैठे तो राहु की भी दृष्टि प्राप्त हो गई। तो चंद्रमा मेरे क्या हो गए? पीड़ित हो गए। लेकिन गुरु से केंद्र में है, बुध और सूर्य और शनि से केंद्र में है, तो मेरी कुंडली में केमद्रुम नहीं बनेगा, क्योंकि वो केंद्र में है और उस चंद्रमा से केंद्र में सूर्य बुध शनि और दूसरे 10वें घर में गुरु बैठे हैं। क्लियर है? लेकिन अगर यही चंद्रमा यहां बैठे होते, या यहां बैठे होते, या यहां बैठे होते, या यहां बैठे होते, केंद्र से बाहर होते, और उनके आसपास का वायुमंडल बिना किसी ग्रह से युक्त होता, तो ये केमद्रुम मजबूत प्रकार का बन जाता या दोष युक्त बन जाता। चंद्रमा से संबंधित कार्यक्रम नाम का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप जाकर के उसे देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारे चंद्रमा से संबंधित कार्यक्रम बनाए हैं। दूसरी बात है, इसका परिहार क्या है? जिस व्यक्ति की कुंडली में, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं लेकिन केमद्रुम दोष नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर चंद्रमा केंद्र में बैठे हों और उसके चौथे, 10वें या 7वें घर में कोई ग्रह बैठा है, चाहे पापक ही क्यों ना हो, तो ये कल्पद्रुम नामक राजयोग हो जाता है, या इसे केमद्रुम भंग राजयोग कहते हैं, केमद्रुम भंग योग कहते हैं। केमद्रुम भंग हो गया, बन रहा था क्योंकि आगे पीछे कोई ग्रह नहीं थे, पर केंद्र में था और ग्रहों से केंद्र में था, इस वजह से ये केमद्रुम भंग हो गया या कल्पद्रुम नामक राजयोग बन गया। पर जिसकी कुंडली में ये ये कल्पद्रुम नहीं बन रहा है या केमद्रुम बन रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, मैं भी करता हूं। उसको महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, मैं भी करता हूं। उसके बाद उसको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन निश्चित रूप से दान करना चाहिए, शीतल चीजों का, मीठे जल का, खीर का। जैसे पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखिए, उनको साक्षात प्रणाम करिए, दंडवत प्रणाम करिए, शिव जी के मंदिर में जाकर के साष्टांग प्रणाम करिए। तीर्थकोटि सहस्त्राणी तीर्थकोटि शतानि च, ऐसे करके श्लोक है शिव पुराण में, जाकर के साष्टांग प्रणाम करिए। और साथ ही साथ अमावस्या या पूर्णिमा को, विशेषतः पूर्णिमा को निश्चित रूप से किसी ब्राह्मण को अपने घर पे बुला करके उनको श्वेत वस्त्र अर्पित करिए, पुष्प की माला अर्पित करिए, उनका चरण धोया जाए और उनको वस्त्र, भोजन आदि मीठा भोजन करा के उनको विदा किया जाए। इससे चंद्रमा निश्चित रूप से ठीक हो जाते हैं। वस्तुतः इसमें और कुछ है नहीं, बस आपका मन जो विकल रहता है ना, उसी को ठीक किया जाता है कि हम मन से दरिद्र हैं या मन से अमीर हैं। और मन से अमीर होंगे तो हम परिस्थिति वसात अपनी चीजों से, संसाधन से भी अमीर हो जाएंगे, और पता चला कि हम कितने ही अमीर क्यों ना है, मन से गरीब है तो गरीब ही रहेंगे, है ना। तो यहां पे यही बात मुख्यतया थी, तो सोचा आप लोगों को बता दूं। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं कि जो ब्राह्मण हैं उनको श्वेत वर्ण की मिट्टी से शिवलिंग बनानी चाहिए, पार्थिव शिवलिंग। जो क्षत्रिय हैं उनको लाल रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनानी चाहिए, पार्थिव शिवलिंग। जो वैश्य हैं उनको हल्की भूरी जो मिट्टी होती है, यहां पे तो वही लिखा है कि क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीली मिट्टी, है ना, हल्की जो मिट्टी होती है पीली मिट्टी, उससे शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और वैश्य जो के बाद शूद्र जाति के जो वर्ण के लोग हैं उनको काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ये ऐसा लिखा है शिव पुराण में। क्लियर है?
और कहीं पे अगर कुछ भी मिल जाए, आप कहीं पे हैं और ये मिट्टी नहीं मिल रही है, तो आपको जो मिल जाए उसी से शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कर लीजिए। उसी से पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा की जा सकती है। ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसमें और भी कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं उसके ऊपर एक अलग से और कार्यक्रम बना दूंगा। आप लोग कार्यक्रम अच्छा देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।